So hello people, this is the channel CATV, and in this video what we are doing questions of AS4, 5, 7 and 29. ठीक है, तो ये चार ए से क्वेश्चन है, हमको फटाफट जो है इसको व्यू करना है। सी अब देखो, आपके पास आपके खुद के तो कंसेप्ट के नोट्स होंगे, ठीक है ना। तो इधर हम क्या करेंगे, इधर हम जो है डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर फोकस करेंगे। ठीक, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते 4, 5, 7 और 29 जो है ये मेन जो चार सेक्शन है, चार ए से हमको देखना है। वो पहले ऐसा करते हैं, हम AS4 के क्वेश्चंस करते हैं। AS4 क्या है कि इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। ठीक है, तो ये AS4 में इंपॉर्टेंट है, इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। स्टार्ट करते क्वेश्चन से कि वीरा लिमिटेड एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। ईयर एंड डेट 31 मार्च 20 है। अब एज एट 31 मार्च 20 कंपनी के पास टोटल डेटर्स है 30 करोड़ के। ठीक है, और एक जनरली प्रोविजन बना के रखा है 5% का। एंड देयरफॉर ड्यूरिंग 1920 उन्होंने प्रोविजन बना के रखा है 5% का, तो 5% 30 करोड़ में 1.5 करोड़ होता है। अब उन 30 करोड़ में से एक डेटा जो स्वान लिमिटेड था, फ्रॉम विच वीरा को 5 करोड़ लेने थे, मतलब कि एक डेटा 5 करोड़ वाला था, तो एक डेटा 25 वाला है और एक डेटा 5 वाला है। अब 31 मार्च को RBI ने एक डिफ़ॉल्टर लिस्ट जारी करी थी वेबसाइट पे, जिसमें स्वान लिमिटेड का नाम था, क्योंकि उन्होंने डिफ़ॉल्ट करा था इन पेइंग 5 EMI। अब देखो, कंडीशन तो एग्जिस्ट करती है बैलेंस शीट डेट। अब देखो, कंडीशन एग्जिस्ट करती है बैलेंस शीट डेट पे, तो इसलिए कंपनी ने जो है 50% का प्रोविजन बनाया, जो 2.5 करोड़ था। ठीक है, बाकी सब पे 5% है। अब ये जो 50% है ना, इसमें जो जनरल प्रोविजन है 5% वो कवर था। ठीक है, और 30 अप्रैल को जो है स्वान लिमिटेड बैंकरप्ट हो गया। ठीक है, तो बैंकरप्ट से एप्लीकेशन फाइल करी और बैंकरप्ट हो गया। अब समझो, जब 31 मार्च की बात आई थी तो दो डेटा अपन अलग अलग कर देते हैं, एक तो 5 करोड़ वाले और 25 करोड़ वाले। अब इधर जो है, अगर हम प्रोविज़न की बात करें, ठीक है, तो एक होता है, एक तो हमने जनरल प्रोविज़न बनाया। ठीक है, जनरल प्रोविज़न हमने दोनों में 5-5 करोड़ का 5-5% का बनाया, तो 5 करोड़ का 5%। ठीक है, ये है 0.25। ठीक, करते रहो आप भी सॉल्व। ठीक, और एक है 25 करोड़ का 5%, ये 1.25 है। तो 0.25 और 1.25। अब पॉइंट ये है कि हमको स्पेशल प्रोविज़न भी बनाना है, स्पेशल डायरेक्टर के लिए स्पेशल प्रोविज़न बनाना है, स्पेशल डेटर के लिए, तो उसका हम जो है 5 का 50% करेंगे। पर बात यह है कि 2.5 में से 1 माइनस 0.25, मतलब कि जनरल प्रोविज़न तो 0.25 था ही ना, तो एडिशनल कितना है, एडिशनल है 2.25, ये एडिशनल 2.25 था। तो एक तरीके से कायदे से देखा जाए तो हमारे डेटर का बैलेंस कितना है, 5 माइनस 2.5। हमारे डेटर का बैलेंस 2.5 है, और जो 25 करोड़ वाले डेटा थे उसका बैलेंस जो है हमारा वो है 23.75। अब देखो क्या हो रहा है कि सामने वाला बैंकरप्ट हो गया, तो ये जो इवेंट है, ठीक है, ये इवेंट है, ये बैंकरप्ट से जो इवेंट है ये एडजस्टिंग इवेंट है, क्योंकि एडजस्टिंग इवेंट इसलिए है क्योंकि कंडीशन बैलेंस शीट डेट पे थी। तो इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, बट कंडीशन एग्जिस्ट करती है बैलेंस शीट डेट पे। तो देखो, तो एडजस्टिंग इवेंट का ट्रीटमेंट क्या है कि इसको अकाउंट्स में शो करते हैं। ठीक, तो इसको हमने जो है बैलेंस शीट डेट पे शो करा। बैलेंस शीट डेट पे क्या शो करा, एज एन एडजस्टिंग इवेंट हमने 2.5 करोड़ का और बता दिया, क्योंकि वो बैंकरप्ट हो गया तो 2.5 करोड़ पूरे गए। तो ऐसे केस में ये 0 है, ये 23.575 और 23.75 टोटल है। ठीक है, अभी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो जो एडजस्टिंग इवेंट है वो बैलेंस शीट में एडजस्ट हो जाता है। तो इस तरीके से हमने जो है ये वाला पोर्शन ओवर किया। तो देखो, अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि फॉर 7 कंपनीज, देखो ये मई 20 का है, अभी अपन ने नवंबर 20 के देख लिया RTP, अपन जो मई 20 के RTP देख रहे हैं। ठीक है, तो फॉर 7 कंपनीज हुज फाइनेंशियल ईयर, फॉर 7 कंपनीज जिसके फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा था 31 मार्च को, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर अप्रूव्ड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब अप्रूव हुए, फाइनेंशियल ईयर अप्रूव हुए अब अप्रूविंग अथॉरिटी द्वारा 15 जून को, और ये 31 मार्च है। तो इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट क्या होता है, जो बैलेंस शीट डेट के बाद हुए हो पर किसी डेट के तो पहले हुए होंगे ना, तो वो इवेंट है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बोर्ड अप्रूव करता है ना उस डेट के पहले, वो तो इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। जो बैलेंस शीट डेट के बाद होते हैं वो बोर्ड के द्वारा जो अप्रूव होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अप्रूविंग बाय द अप्रूविंग अथॉरिटी, इस डेट के पहले के इवेंट। अब ये इवेंट जो भी हो, जो फेवरेबल हो अनफेवरेबल हो जो भी हो, पर ये जो इवेंट है एडजस्ट हो सकते हैं और अनएडजस्ट भी हो सकते हैं, मतलब एडजस्टिंग इवेंट हो सकते हैं, नॉन एडजस्टिंग इवेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो एडजस्टिंग इवेंट की बात करें तो अपन ने पढ़ा था कि एडजस्टिंग इवेंट क्या होता है कि इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट बट कंडीशन एग्जिस्ट होती है बैलेंस शीट डेट पे, तो ऐसे केस में जो है हम बैलेंस शीट डेट पे उसका एडजस्टमेंट कर देते हैं। तो अभी अपन चेक कर लेते हैं कि एडजस्टिंग इवेंट है कि नहीं है। ठीक है, ओके,
अब ए लिमिटेड ने सोल्ड करी एक मेजर प्रॉपर्टी, जो ए लिमिटेड ने सोल्ड करी मेजर प्रॉपर्टी विच वॉज इंक्लूडेड इन द बैलेंस शीट, ठीक है, जो बैलेंस शीट डेट में थी 1 लाख की, फॉर विच कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बीन एक्सचेंज ऑन 15 मार्च। 15 मार्च को कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंज हो चुका था, ठीक है, पर जो सेल है वो तो कंप्लीट 15 मई को ही। तो मेरे को बताओ क्या ये एडजस्टिंग इवेंट है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो एडजस्ट 15 मार्च को हो गया था। तो देखो ये जो है अपना सेल जो है वो कंप्लीट हुई थी, तो ये जो है एडजस्टिंग इवेंट है, ये एक एडजस्टिंग इवेंट है, ठीक है, क्योंकि कंडीशन एग्जिस्ट कर रहे थे प्रायर टू बैलेंस शीट डेट, कंडीशन एग्जिस्ट कर रही थी एट बैलेंस शीट डेट, ठीक है, भले इवेंट बाद में ऑकर हुआ है, ठीक। पर ये जो है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, तो ये जो है एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम है, ठीक, ये ऑर्डनरी आइटम नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम है। अब देखो ऑन 30 अप्रैल 100% सब्सिडियरी ऑफ बी लिमिटेड डिक्लेयर्ड अ डिविडेंड। ऑन 30 अप्रैल 100% सब्सिडियरी ऑफ बी लिमिटेड डिक्लेयर्ड अ डिविडेंड। देखो 100% सब्सिडियरी बी की ही 100% सब्सिडियरी, मतलब कि बी ने पूरा शेयर होल्ड करके रखा है, उनने डिविडेंड डिक्लेयर करा, ठीक है, वो ये कब डिक्लेयर करा, 30 अप्रैल को, ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। तो कंडीशन बैलेंस शीट डेट पे तो एग्जिस्ट करती नहीं थी। तो देखो ये है अपना नॉन एडजस्टिंग इवेंट, क्योंकि बैलेंस शीट डेट पे तो एग्जिस्ट करती नहीं थी। देखो तो अगला क्वेश्चन ये है कि 31 मई ऑन 31 मई मेल ऑर्डर एक्टिविटी जो थी ऑफ सी लिमिटेड, एक रिटेल ट्रेडिंग ग्रुप है, उसी मेल ऑर्डर एक्टिविटी शट डाउन हो गई विथ क्लोजर कॉस्ट, और क्लोज करते समय 2.5 मिलियन लग गए। तो मैं कहता हूँ कि ये जो मेल ऑर्डर एक्टिविटी क्लोज डाउन हुई है, तो इसका मतलब ये है क्या कि ये एक एडजस्टिंग इवेंट है। भाई ऐसा कुछ जानकारी तो दे के नहीं रखी कि कंडीशन बैलेंस शीट डेट पे एग्जिस्ट करती थी क्या, भले इवेंट बाद में हुआ है, कंडीशन बैलेंस शीट डेट पे तो एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। अब पॉइंट ये है कि नॉन एडजस्टिंग इवेंट में भी अगर गोइंग कंसर्न अफेक्ट हो रहा हो तो वो एडजस्टिंग इवेंट जैसा हो जाता है, उसका ट्रीटमेंट एडजस्टिंग इवेंट जैसा होता है। तो मुझे बताओ कि मेल ऑर्डर एक्टिविटी क्लोज करना, क्या ये गोइंग कंसर्न अफेक्ट करना है जैसी बात हो गई क्या? तो देखो यही है कि ये जो है क्लोजर, ठीक है, वुड बी ट्रीटेड एज नॉन एडजस्टिंग इवेंट, ठीक है, और ये जो नॉन एडजस्टिंग इवेंट है तो डिस्क्लोजर लगेगा इसका, बस तो डिस्क्लोजर लगेगा, ठीक है, नोट्स टू अकाउंट में डिस्क्लोजर लगेगा। अब देखो 1 जुलाई को डिस्कवरी, अब ये 1 जुलाई है, ठीक है ना, ये 15 जून की बात नहीं कर रहे हैं, ये 1 जुलाई की बात कर रहे हैं, मतलब कि अप्रूविंग अथॉरिटी के डेट के बाद का। ऑन 1 जुलाई डिस्कवरी ऑफ सैंड, ठीक है, अंडर डी लिमिटेड मेजर सिविल इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट साइट कॉज द कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू बी इंक्रीज बाय 25%, पर कोई रिकवरी नहीं हुई फ्रॉम द कस्टमर। क्या बोलना चाह रहे हैं? ऑन 1 जुलाई द डिस्कवरी ऑफ सैंड अंडर डी लिमिटेड मेजर सिविल इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट साइट कॉज द कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देखो एक सैंड की डिस्कवरी ऑफ सैंड हुआ, सैंड ड्यून्स हुआ, जो भी हुआ, कहाँ पे? मेजर सिविल इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट साइट। इससे क्या हुआ? कॉस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट 25% से बढ़ गया, पर कस्टमर से रिकवरी नहीं हुई। तो ये तो एडजस्टिंग इवेंट नॉन एडजस्टिंग इवेंट के स्कोप से ही बाहर है, क्योंकि जो इवेंट हुआ है, अगर आप देखो इवेंट आफ्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट हुआ है अप्रूव बाय द अप्रूविंग अथॉरिटी, तो ये जो है परव्यू से ही बाहर है। पर फिर भी इन व्यू ऑफ सिग्निफिकेंस, अगर सिग्निफिकेंस है ट्रांजैक्शन का, डायरेक्टर मे कंसीडर पब्लिशिंग अ सेपरेट, इसको सेपरेट बता दो अगर सिग्निफिकेंस है तो। अब देखो अब फायर ऑन 2 अप्रैल जिसने कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ऑफ ई लिमिटेड,
और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लॉस है 10 मिलियन का, पर वो इंश्योरेंस कंपनी फुल्ली कवर कर देगी। तो भाई फायर वैसे भी 2 अप्रैल को हुआ, कंडीशन तो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी बैलेंस शीट डेट पे, तो ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है और नॉन एडजस्टिंग इवेंट का डिस्क्लोजर ही जाता है। अब उसमें एक पॉइंट ये है कि चलो डिस्क्लोजर जाता है, पर क्या गोइंग कंसर्न अफेक्ट कर रहा है? क्या गोइंग कंसर्न अफेक्ट कर रहा है तो उसको बैलेंस शीट पे शो करेंगे। तो सबसे पहले तो आप नोट्स टू अकाउंट में बता दोगे कि जो है फुल्ली रिकवर जो है इंश्योरेंस कंपनी कर देगी, ठीक है। अब ठीक है, हाउ इट इज़ नेसेसरी टू कंसिडर द वैलिडिटी ऑफ गोइंग कंसर्न असम्पशन हैविंग रिगार्ड टू द एक्सटेंट ऑफ इंश्योरेंस कवर। ओके, आप एक बार गोइंग कंसर्न असम्पशन भी आपका चेक कर लेना कि गोइंग कंसर्न असम्पशन अफेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है जब भी नॉन एडजस्टिंग इवेंट के ऐसी सिचुएशन अराइज होती है। तो अगला पॉइंट आता है अपना कि क्लेम फॉर डैमेज हुआ है 8 मिलियन का। 8 मिलियन का डैमेज हुआ है फॉर ब्रीच ऑफ पेटेंट, ठीक है। तो क्लेम फॉर डैमेज 8 मिलियन का रिसीव हुआ है, ठीक है, और एफ लिमिटेड को रिसीव हुआ प्रायर टू ईयर एंड। अब डायरेक्टर के ओपिनियन में तो ये तो बेसलेस है, बट फिर भी एक लीगल एक्सपेंडिचर तो लग जाएगा। देखो क्लेम बेसलेस है, ठीक है। अब ये क्लेम बेसलेस है तो देखो ये क्लेम अगर बेसलेस है तो ये है तो कंटिंजेंट लायबिलिटी। सिंस ये कंटिंजेंट लायबिलिटी है तो आपको पूरे के पूरे फैक्ट बताने पड़ेंगे। क्या लिखा है? ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस प्रोवाइडेड क्लेम में अगेंस्ट द कंपनी वो तो सक्सीड हो नहीं पाएगा। तो ऐसे केस में जो ये कंटिंजेंट लायबिलिटी है, ठीक है, तो आपको फुल डिटेल ऑफ फैक्ट के साथ ये बताना पड़ेगा। अब कंडीशन तो एग्जिस्ट करती थी बैलेंस शीट डेट पे, तो जो लीगल फीस लग रही है तो उसका प्रोविजन बना लेना लीगल फीस का। तो अगला जो है द चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट ऑफ 8% बिटवीन 1 अप्रैल एंड 1 जून of 8% between 1st अप्रैल एंड 1 जून हैज़ रिजल्टेड इन जी लिमिटेड फॉरेन एसेट जो है रिड्यूस हो गई 1.3 मिलियन से। तो कंडीशन तो बैलेंस शीट रेट पे थोड़ी ना एग्जिस्ट करती थी, ठीक है। तो ऐसे केस में ये तो डिस्क्लोज ही कर दो, काफ़ी है। तो डिस्क्लोज कर दो इन द रिपोर्ट ऑफ अप्रूविंग अथॉरिटी। ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है तो डिस्क्लोजर ही जाएगा इसका, तो ठीक है, डिस्क्लोज इन द रिपोर्ट ऑफ अप्रूविंग अथॉरिटी। ओके, चलो अब बात आती है कि भैया AS4 के अपन MI20 के कर रहे हैं और भी दूसरी RTP के अपन कर लेते हैं। ओके, अब समझो जो फिनेंशियल स्टेटमेंट है अल्फ़ा लिमिटेड के, ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड 2011-12 वो अप्रूव हुए 15 जुलाई को। तो 15 जुलाई के पहले के सारे इवेंट हो गए अपने एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग इवेंट अपन बोल सकते हैं, वो सारे के सारे जो है AS4 के स्कोप में आ जाएंगे। अब क्या बोला है? सूट हुआ है कंपनी के एडवर्टीजमेंट के अगेंस्ट, पार्टी ने फाइल किया 20 अप्रैल को, डैमेज क्लेम करा 25 लाख। तो ठीक है, अब कंपनी एडवर्टीजमेंट के अगेंस्ट सूट करा है तो ठीक है, ये तो कंडीशन एग्जिस्ट थोड़ी ना करती थी बैलेंस शीट डेट पे, ठीक है। तो ये कंटिंजेंट लायबिलिटी है। ये कंटिंजेंट लायबिलिटी तब होगी जब आपको लग रहा है कि ये सूट जो है वो बेसलेस है। अब देखो एज पर AS4 जो कंटिंजेंसी है इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू कंडीशंस एट बैलेंस शीट डेट द फिनेंशियल अफेक्ट ऑफ विच इज़ टू बी डिटरमाइंड बाय फ्यूचर इवेंट। कंटिंजेंसीज में क्या होता है कि फिनेंशियल इफेक्ट जो होते हैं, ठीक है, वो फ्यूचर इवेंट से डिटरमाइन होते हैं, पर ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। इससे तो कंटिंजेंसी है जिससे फिनेंशियल इफेक्ट जो है फ्यूचर इवेंट से डिटरमाइन हो सकते हैं, पर वो फ्यूचर इवेंट मे ऑकर और मे नॉट ऑकर। ओके, तो अगला क्वेश्चन क्या है? द टर्म्स एंड कंडीशन फॉर एक्विजिशन ऑफ बिजनेस ऑफ अनदर कंपनी। तो क्या बोला है? द टर्म्स एंड कंडीशन फॉर एक्विजिशन ऑफ बिजनेस ऑफ अनदर कंपनी, कि मेरे को बिजनेस एक्वायर कराना है अनदर कंपनी का, तो उसके टर्म्स एंड कंडीशन हैव बीन डिसाइडेड मार्च में, पर जो फिनेंशियल रिसोर्सेज थे वो तो अप्रैल में अरेंज हुए, अमाउंट इन्वेस्ट तो अप्रैल में हुआ, ठीक है, कि मुझे बिज़नेस एक्वायर करना है तो वो तो डिसाइड हो गया ना मार्च में। अब भले ही पेमेंट जो है वो बाद में हुआ, पर बात तो हो चुकी थी, तो ये एडजस्टिंग इवेंट है। तो यही है टर्म्स एंड कंडीशन फॉर एक्विजिशन ऑफ बिजनेस, वो तो फाइनलाइज हो गई थी बिफोर द क्लोजर ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, ट्रांजेक्शन बाद में हुए। तो नेसेसरी एडजस्टमेंट टू एसेट एंड लायबिलिटी फॉर एक्विजिशन ऑफ बिजनेस इज़ नेसेसरी। फिर देखो और क्वेश्चन है जैसे कि थेफ्ट ऑफ कैश 5 लाख का बाय द कैशियर 31 मार्च को वॉज डिटेक्टेड। तो डिटेक्ट बाद में हुआ 16 जुलाई को, पर थेफ्ट तो हो चुका था ना। ओके, इसको नॉन एडजस्टिंग इवेंट क्यों बोला? थेफ्ट ऑफ कैश ऑफ 5 लाख बाय द कैशियर ने किया है 5 लाख का 31 मार्च को, डिटेक्ट करा है 16 जुलाई को। तो इवेंट जो है इवेंट ऑकर आफ्टर बैलेंस शीट डेट, आफ्टर बैलेंस शीट डेट पर ये इसके कारण ये ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। 16 जुलाई कंडीशन तो एग्जिस्ट करती थी बैलेंस शीट डेट पे, पर ये 15 जुलाई के बाहर है, स्कोप से बाहर है ये। फिर भी डायरेक्टर जो है एडिशनल स्टेटमेंट में जनरल मीटिंग में लोगों को अवेयर कर सकता है, तो बोल दिया इधर कि कोई एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन आता है कि कंपनी ने सेंड करे प्रपोजल कि हम बेच रहे हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी 40 लाख का, ठीक है। अभी तो प्रपोजल सेंड किया है, बुक वैल्यू जो है 31 मार्च को 30 लाख है। अब डीड रजिस्टर हुई थी, देखो डीड रजिस्टर हुई उसके पहले प्रपोजल, तो हमको ये समझना पड़ेगा कि अभी तो नेगोशिएशन ही चालू नहीं हुआ, ये तो अभी प्रपोजल स्टेज पे ही है, तो एडजस्टमेंट थोड़ी ना होगा, एडजस्टमेंट नहीं होगा क्योंकि नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। अब फायर हुआ है 5 अप्रैल को, तो ठीक है भले ही वो फुल्ली इंश्योर्ड है, पर ये कंडीशन एग्जिस्ट थोड़ी ना करती थी बैलेंस शीट डेट पे, तो ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। फिर भी डिस्क्लोजर, ठीक है, वो आप रिपोर्ट में रिपोर्ट ऑफ अप्रूविंग अथॉरिटी में बता देना, क्योंकि नॉन एडजस्टिंग इवेंट का डिस्क्लोजर तो जाता ही जाता है। ओके, तो है अपना अ केस इज़ गोइंग ऑन बिटवीन ABC, ये अपना नवंबर 18 का क्वेश्चन, क्योंकि मई 19 में कोई क्वेश्चन नहीं था। अ केस इज़ गोइंग ऑन बिटवीन ABC लिमिटेड एंड टैक्स डिपार्टमेंट ऑन क्लेमिंग द एग्जाम्शन, कि ऑन क्लेमिंग द एग्जाम्शन फॉर सर्टेन गुड्स, ठीक है। तो ये केस चल रहा था। अब कोर्ट ने ऑर्डर इशू करा 15 अप्रैल को, क्लेम को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, कि हम एग्जाम्शन क्लेम करें उसको रिजेक्ट कर दिया, तो कंपनी लायबल है कि उसको एडिशनल टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। फिनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव होते 31 मई को, ठीक है। शेयर कंपनी अकाउंट फॉर सच टैक्स 16-17 में टैक्स करना चाहिए कि 17-18 में टैक्स करना चाहिए। देखो अब केस तो चल रहा था, ठीक है, वो केस में ऐसा भी नहीं बोला कि बेसलेस केस है और ये सब, तो वो एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग की जो बात होती है, तो उसमें कोई बेसलेस केस भी नहीं दिख रहा है, तो ये केस तो चल रहा था। तो एडिशनल टैक्स आप कब बुक करोगे? ऑब्वियस बात है 16-17 में बुक करोगे। देखो क्या बोला है, देयर मस्ट बी एन, ठीक है, द इवेंट इज एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग, तो कैसे आप पता करते हो? देयर हैज़ टू बी एविडेंस एन इवेंट मस्ट हैव बीन रिलेटेड टू पीरियड एंडिंग ऑन रिपोर्टिंग डेट, ठीक है। मतलब कि देयर हैज़ टू बी एविडेंस, मतलब कंडीशन एग्जिस्ट करे बैलेंस शीट डेट पे, और इवेंट जो है वो, ठीक है, अप्रूविंग के पहले हो रही हो, यही सब बातें होती है, ठीक है। मतलब जो इवेंट है वो रिलेटेड होना चाहिए फॉर द पीरियड एंडिंग ऑन रिपोर्टिंग डेट, ठीक है, पीरियड एंडिंग ऑन रिपोर्टिंग डेट, और देयर हैज़ टू बी एविडेंस। अब बहुत कंडीशन ये सेटिस्फाई हो चुकी थी, ये अगर नहीं भी लिखे तो अपन ये लिख देंगे कि एडजस्ट इवेंट वो इवेंट होते हैं जो बैलेंस शीट डेट के बाद होते हैं, पर कंडीशन एग्जिस्ट करती है बैलेंस शीट डेट पे, ठीक है। अब देखो कोर्ट ऑर्डर कॉन्क्लूसिव एविडेंस है जो बिफोर अप्रूवल हमको मिल गया है, वो लायबिलिटी रिलेटेड टू अर्लियर ईयर थी। तो इस तरीके से जो है हमने AS4 की RTPs तो ओवर करी है, ठीक है ना। अब हम जो है MTPs और सजेस्टेड की तरफ मूव करते हैं। सी ये अभी तक जो मई 21, देखो अभी हमने नवंबर 20 की RTP से चालू करा, पर बात यह है कि मई 21 RTP में भी इसका कोई क्वेश्चन नहीं है, तो AS4 पे सिर्फ इतने ही क्वेश्चन है RTP में एटलीस्ट, ठीक। चलो अब जो है हम इसके MTPs की तरफ मूव करते हैं। सी अब हमको बात करनी पड़ेगी कि जो MTP में है, सिर्फ मई 20 की MTP में एक क्वेश्चन आया है, ठीक है। बाकी जनवरी 21 के सजेस्टेड में एक है कि AS4 और इंडिया से में डिफरेंस क्या है, ठीक है। अब सिंस वो जनवरी 21 की एग्ज़ाम हो चुकी है, तो अभी वो पढ़ने की वैसे ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम उसको एक बार देख लेंगे, ठीक है। चलो, तो बी लिमिटेड एंटर्ड इनटू अ सेल डीड फॉर इट्स इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल डीड थी, और एंटर हुआ है इनटू सेल डीड विद A बिफोर द एंड ऑफ द ईयर। प्रॉपर्टी वॉज गिवन फॉर यूज़ टू A, एट द सेम टाइम उसको प्रॉपर्टी दे दी यूज़ करने के लिए। अब रजिस्ट्रेशन जो है सब्सिक्वेंट टू बैलेंस शीट डेट हुआ, तो रजिस्ट्रेशन सब्सिक्वेंट टू बैलेंस शीट डेट हुआ तो क्या हुआ, बट बिफोर फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट। क्या इज इट पॉसिबल टू रिकॉग्नाइज द सेल एंड गेन एट द बैलेंस शीट डेट? क्या सेल और गेन को बैलेंस शीट डेट पे रिकॉग्नाइज करना चाहिए? सी अगर आपने जो है आप सेल डीड में एंटर हो चुके हो, तो रजिस्ट्रेशन तो एक कंसिक्वेंसेस है, कंसिक्वेंशियल इवेंट है। अगर आप एंटर हो चुके हो सेल डीड में बिफोर द एंड ऑफ द ईयर, प्रॉपर्टी दे दी गई है यूज़ करने के लिए, ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, तो इट्स अ मियर फॉर्मेलिटी टू रजिस्टर द डीड, ठीक है। इट इज़ क्लियर डैट सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ ओनरशिप हैज़ बीन पास। अभी तो क्लियरली शो कर रहे हैं कि आप सेल डीड में एंटर हो गए हो और प्रॉपर्टी यूज़ करने के लिए दे दी है, तो सिग्निफिकेंट रिस्क और रिवॉर्ड ट्रांसफर हो चुका है। तो जो रजिस्ट्रेशन है, फर्दर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्रॉपर्टी इन द नेम ऑफ A पोस्ट द बैलेंस शीट, वो तो कंफर्म कर रहा है कंडीशन ऑफ द सेल, वो जो एग्जिस्ट कर रहा है बैलेंस शीट डेट को, तो कंडीशन तो एग्जिस्ट करती थी बैलेंस शीट डेट को, तो ये एक एडजस्टिंग इवेंट है। बस अब एक जो है जनवरी 21 में जो आया है सजेस्टेड, वो एक बार अपन देख लेते हैं। अब देखो क्या पूछा गया है कि व्हाट आर द मेजर चेंजेस इन इंड AS 10 वाइस बेस AS4। तो मेजर चेंजेस क्या है इंड AS 10 और AS4 में, ठीक है। तो ये चेंजेस पूछ ले एक तरीके से इन्होंने। सबसे पहले तो क्या बोला है, नॉन एडजस्टिंग इवेंट। क्या बोलना चाह रहे हैं, नॉन एडजस्टिंग इवेंट मटेरियल है तो डिस्क्लोज होगा, ठीक है।
पर जो इंड AS 10 में वो बोल रहे हैं कि रिपोर्ट ऑफ अप्रूविंग अथॉरिटी में थोड़ी ना शो करना है, ये तो फिनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करना है। तो एक मेजर अंतर है ये तो। अगला, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एंड डिस्क्लोजर इन केस ऑफ इनअप्रोप्रिएटनेस ऑफ फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन ऑफ गोइंग कंसर्न। जब गोइंग कंसर्न आपका इनअप्रोप्रिएट है, असम्पशन ऑफ गोइंग कंसर्न आपका इनअप्रोप्रिएट है, तब क्या करें? तो ये बोल रहे हैं कि भैया अगर गोइंग कंसर्न अगर आपका जो है गोइंग कंसर्न असम्पशन इनअप्रोप्रिएट है तो एसेट एंड लायबिलिटी एडजस्ट कर दो। तो देखो अब सिंपल सी बात है कि यही है कि आप ऐसे करो कि एडजस्ट एसेट एंड लायबिलिटी को एडजस्ट कर लो, ठीक है। फॉर सच इवेंट, अगर वो इवेंट जो है क्वेश्चन करता है, ठीक है, इवेंट इंडिकेट करता है अकाउंटिंग असम्पशन ऑफ गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट नहीं, अगर वो इंडिकेट करता है। और इंड AS 10 क्या बोलता है कि इफ़ आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट इट इज़ डिटरमाइंड दैट द फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन ऑफ गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट नहीं है, अगर ऐसा लग रहा है, देखो इधर भी लग रहा था कि गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट नहीं है, इधर भी लग रहा है कि फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट नहीं है, तो ये तो क्या हो गया, ये तो बोल रहा है कि इंड AS रिक्वायर्स अ फंडामेंटल चेंज। ये बोल रहा है कि एक तो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में फंडामेंटल चेंज है। तो अब ये क्या बोल रहा है, तो समझो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि इंड AS 10 रेफर्स टू इंड AS 1 विच रिक्वायर एन एंटिटी टू मेक अ फॉलोइंग डिस्क्लोजर। इंड AS 10 ये बोल रहा है कि आप तो डिस्क्लोजर करो, ठीक है, डिस्क्लोज द फैक्ट कि जो फिनेंशियल स्टेटमेंट है आर नॉट प्रिपेयर्ड, वो गोइंग कंसर्न के बेसिस के हिसाब से बने ही नहीं है, ठीक है, और स्टेट द रीज़न, ठीक है, आर नॉट प्रिपेयर्ड ऑन द गोइंग कंसर्न बेसिस, ठीक है। तो फिनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न के हिसाब से नहीं बने हैं, और टुगेदर विद द बेसिस ऑन विच फिनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड। तो किस बेसिस, टुगेदर विद द बेसिस ऑन विच फिनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड। तो एक तो बताया कि फिनेंशियल स्टेटमेंट नॉट प्रिपेयर्ड एज पर द गोइंग कंसर्न, और एक है बेसिस कि किस बेसिस पे प्रिपेयर हुए हैं, ठीक है, ये तो बता दो। चलो गोइंग कंसर्न बेसिस के हिसाब से नहीं बना है, तो किस बेसिस के हिसाब से बना है ये बता दो। चलो ये हो गया हमारा। अब ये तो हो गया इंड AS के हिसाब से कि डिस्क्लोजर में आपको ऐसा फैक्ट डिस्क्लोज करना पड़ेगा। AS 4 ये बोलता है, देखो AS 4 क्या बोलता है कि इसको ये सब डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर जो है इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट है वो इंडिकेट करता है कि फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन ऑफ गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट नहीं है, तो एसेट एंड लायबिलिटी एडजस्ट कर दो। पर ये बोल रहा है कि डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी वो बोल रहा है कि डिस्क्लोज करने की ज़रूरत तो नहीं है, पर AS 1 बोलता है कि डिस्क्लोज कर दो कि जो असम्पशन है वो अप्रोप्रिएट नहीं है, ये फॉलो नहीं हुआ है। तो अपन ने क्या बात कर ली, एक तो जो है वो तो रिपोर्टिंग अप्रूविंग अथॉरिटी के उसमें चले जाता है, ये फिनेंशियल स्टेटमेंट में चले जाता है। एक पर्टिकुलर चीज़ तो ये थी, एक गोइंग कंसर्न से इधर तो एसेट एंड लायबिलिटी एडजस्ट हो जाएगी, पर इधर उधर एसेट एंड लायबिलिटी एडजस्ट नहीं होगी, ये तो एक फंडामेंटल चेंज हो जाएगा, फंडामेंटल चेंज इन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। तो फंडामेंटल चेंज इन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फिर आपको डिस्क्लोज भी करना पड़ेगा कि फिनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो गोइंग कंसर्न की बेसिस पे नहीं बने हैं, तो रीज़न बताओ कि क्यों नहीं बने हैं, ठीक है। और फिर ये बता दो कि किस बेसिस पे बने हैं, टुगेदर विद द बेसिस ऑन विच फिनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड। और इधर जो है बस इधर तो सिर्फ ये AS 1 बोलता है कि डिस्क्लोज कर दो कि फिनेंशियल स्टेटमेंट बेस ऑफ गोइंग कंसर्न बेस ऑफ अकाउंटिंग नहीं है। फिर क्या बोल रहे हैं, इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ अ मटेरियल प्रोविजन ऑफ अ लॉन्ग टर्म लोन अरेंजमेंट। अब कोई लॉन्ग टर्म लोन अरेंजमेंट है, उसमें कुछ मटेरियल प्रोविजन का ब्रीच हो गया, तो AS 4 को तो पता ही नहीं क्या होता है, पर ये बोल रहा है कि अगर ब्रीच होता है मटेरियल प्रोविजन का, वो भी ऑन और बिफोर द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड, ठीक है। तो ये ब्रीच के कारण हो क्या रहा है कि तुमने लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट का ब्रीच करा है, तो इससे जो लायबिलिटी जो है पेबल ऑन डिमांड हो गई है ऑन द रिपोर्टिंग डेट। तो देखो क्या है कि लायबिलिटी बिकम पेबल ऑन डिमांड हो चुकी है, तो इट शैल बी कंसिडर एज एन एडजस्टिंग इवेंट, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से जो है हमने जनवरी 21 तक के सारे MTP RTP सजेस्टेड तक के क्वेश्चन हमने कर लिए, जो भी आए गए थे मई 17 से लेके जनवरी 21 तक के, ठीक है। ठीक है, तो ये पढ़ा हमने AS 4 में, जहाँ पे हमने सारे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करा है, सारे क्वेश्चन आंसर के रिस्पेक्ट में। एंड जो है अब हम जो है AS 5 और AS 7 के बारे में बात करेंगे, राइट।